तो युद्ध विराम पे अंतिम दिन गाजा बॉर्डर के पास तैनात हुए इजरायली टैंक, लेकिन बड़ी खबर आई कि किस तरीके से गाजा के इसी वॉर जोन में पहुंचे नेतन्याहू, और नेतन्याहू की मौजूदगी वॉर जोन में पहुंचने से क्या ईरान से सीधी जंग की तैयारी का बड़ा संकेत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर। जहां वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर के तहत जानिए किस तरीके से किबुत्ज बेरी के पास इजरायली टैंकों की तैनाती हो गई है और बॉर्डर पर आईडीएफ के दूसरे सैन्य वाहनों की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल से रिहा कैदियों का वेस्ट बैंक में स्वागत हुआ। रामल्ला में लोगों ने कंधों पर उठाकर स्वागत किया। हमास इस्लामिक जिहाद के झंडे लहराए गए। तस्वीरें आप देखिए। हमास और इजरायल जंग के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, क्योंकि इजरायल के समर्थन में सड़क पर उतरे हजारों लोगों की ये तस्वीर देखिए। इजरायली झंडे और तख्तियां लेकर लोग कैसे मार्च निकालते नजर आए। और इजरायल से बड़ी खबर, इजरायल के तेल अवीव में मार्च निकाला गया। बंधकों के परिवार वालों ने मार्च निकाला। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की गई। तो अभी तक जहां बंधक तो छोड़े जा रहे, लेकिन सभी बंधकों की जल्द रिहाई की, जिनके अभी भी अपने आप हमास के चंगुल में हैं, वो लोग मार्च निकालते हुए नजर आ रहे। और आईडीएफ जवानों ने जिस तरीके से जश्न मनाया उसकी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि इजरायली सेना के ये जवान जश्न मनाते नजर आए, नाचते झूमते नजर आए। और इनके गाने के बोल थे, हम आस्तिक हैं, आस्तिकों की संतान है। तो इजरायल हमास युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक हमास ने आज छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट को नहीं सौंपा, जिससे एक बार फिर से रिहाई समझौते पर संकट मंडरा रहा है। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर सैनिकों से जंग के अगले चरण की तैयारियों के बारे में जाना। वहीं सीरिया एयरपोर्ट पर इजरायल हमले के बाद विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। सीरिया में इजरायली हमले के बाद ईरान और हिजबुल्लाह समर्थित आतंकी गुट इजरायल के खिलाफ जंगी तैयारी में जुट गए। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। और इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर हुए सीजफायर समझौते का आज आखिरी दिन है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हमास ने अभी तक बंधकों की लिस्ट नहीं सौंपी है और 24 घंटे बाद भीषण जंग की शुरुआत के भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। हमास की तरफ से इजरायली बंधकों की रिहाई का आज कोई प्लान सामने नहीं आया। ऐसे में अगर बंधकों की रिहाई नहीं होती तो जंग के परिणाम और विध्वंसक होंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब तक रिहाई में क्या क्या हुआ है और कितने बंधक रिहा हुए हैं, डिटेल आपके सामने, क्योंकि हमास ने रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं दी है। ये बड़ी खबर है। इजरायल हमास रिहाई समझौते का आज आखिरी दिन है और अगर आज बंधक रिहा नहीं हुए तो जंग विध्वंसक होने के आसार हैं। हालांकि रिहाई का ये जो तीसरा दिन है उसके बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि हमास अभी तक 14 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। वहीं 3 थाईलैंड के बंधकों को भी छोड़ा गया है और इजरायल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर आई। और इसके साथ साथ रिहाई के दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास की तरफ से 4 थाईलैंड के बंधकों को भी छोड़ा गया और इजरायल की तरफ से बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। तो ये जानकारी और रिहाई का पहला दिन। हमास की तरफ से 13 इजरायली बंधक रिहा किए गए। हमास ने इसके अलावा 10 थाईलैंड के और 1 फिलीपींस का बंधक छोड़ा। इजरायल की तरफ से बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। लेकिन अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर बाइडेन ने अब खुशी जताई है। आपको बता दें 4 साल की एबिगेल एडन की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। एबिगेल एडन को हमास ने इजरायल को सौंपा है और सभी बंधकों को छुड़ाना हमारी पहली प्राथमिकता है, जो बाइडेन की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही बंधकों की रिहाई पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक और बयान आया। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम बढ़ना चाहिए, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। हर बंधक की रिहाई हमारी प्राथमिकता है।
अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का बड़ा बयान आया, जहां युद्ध विराम की अवधि बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं, ये कहा गया। युद्ध विराम की अवधि हमास पर निर्भर करेगी। जैक सुलिवन की तरफ से युद्ध के इस हालात के बीच में युद्ध विराम के चौथे दिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, उसके मायने क्या हैं, इस बारे में बताने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और युद्ध विराम को एक दिन और बढ़ाने के लिए इजरायल ने अपने पत्ते टेबल पर रख दिए हैं। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा कि अब गेंद हमास के पाले में है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उनके बयान के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है, ये इस बयान के आधार पर बड़ी बात सामने आई है। इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्रवार से शुरू हुई युद्ध विराम आज जो खत्म हो रहा है, इजरायल का बंधकों को छोड़ने के लिए एक दिन के और प्रस्ताव को लेकर ये बड़ी बात कही जा रही है और हमास का इस प्रस्ताव पर सहमत होना, हालांकि अमेरिकी एनएसए कह रहे हैं मुश्किल जरूर है, लेकिन इजरायल 10 बंधकों के बदले 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ने के लिए तैयार है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बंधकों को लेकर है। युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा किया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ के अधिकारियों से मुलाकात की नेतन्याहू ने, एक सुरंग का भी नेतन्याहू ने मुआयना किया है, दौरा किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजा पट्टी की, जहां पर खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे और आप देखिए गाजा पट्टी जो इजरायली इलाका है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया और यहीं पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के तीसरे दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के वॉर जोन में पहुंच गए। उन्होंने नॉर्थ गाजा में मौजूद सैनिकों से मुलाकात की और आगे के प्लान के बारे में सैनिकों से जानकारी ली। एक और युद्ध विराम चल रहा और दूसरी तरफ लेबनान और यमन से इजरायल पर हमले लगातार हो रहे हैं। वहीं ईरान भी इजरायल के खिलाफ घातक प्लान को तैयार कर चुका है। ऐसे में नेतन्याहू का गाजा दौरा जंग के लिए कितना अहम है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और इसके लिए सीधा रुख करते हैं सुरभि का। तो गाजा में पीएम नेतन्याहू की मौजूदगी की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर नेतन्याहू ने वहां मौजूद रहते हुए क्या किया। गाजा पट्टी के अंदर सुरक्षा बलों से मुलाकात की, कमांडर सैनिकों ने पीएम को सुरक्षा ब्रीफिंग भी दी है। गाजा में हमास की एक सुरंग का दौरा भी किया है और नेतन्याहू की तरफ से उस प्रण की बात एक बार फिर से दोहरा दी गई, जहां उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, जीत से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा कर इस युद्ध के 3 इजरायली लक्ष्य के बारे में भी बताया है, यानी इजरायल किस तरीके से इस युद्ध में आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट सेट कर चुका है। हमास का खात्मा उसका सबसे पहला टारगेट है। वहीं सभी बंधकों की वापसी पर भी बार बार जोर दिया जा रहा है। हालांकि गाजा फिर से खतरा ना बने, उसी योजना के तहत इजरायल कदम आगे बढ़ा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, दमिश्क के एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला हुआ। इजरायली वायुसेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। हमले के बाद दमिश्क के एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद हुई है। तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दमिश्क के एयरपोर्ट की और यहां पर इजराइल वायुसेना ने एक के बाद एक भीषण बमबारी जो की है वो इस वक्त आपके सामने। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खराब है। विश्व युद्ध की जो चिंगारी है वो भड़कती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है जो कुछ दमिश्क के एयरपोर्ट में हुआ। तो 4 दिन के युद्ध विराम के बीच सीरिया में इजरायल के खिलाफ नया मोर्चा तैयार हो रहा है। मोर्चे की भनक लगते ही इजरायल सीरिया में विध्वंसक हमले शुरू कर चुका है। सीरिया एयरपोर्ट पर इजरायल ने भीषण बमबारी की। बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं मिडिल ईस्ट में जो बारूदी चिंगारी है, युद्ध की चिंगारी, आप जरा देखिए। सीरिया के दमिश्क के एयरपोर्ट पर इजरायल का हमला, यही वजह है कि कहा जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा कर रही है चीजें। इजरायल ने रनवे पर मिसाइल से हमला किया और क्या हुआ, हवाई अड्डे को एक दिन पहले ही शुरू किया गया था। जो जानकारी है, पहले भी इजरायल ने हवाई अड्डे पर हमला किया है। हमले के बाद एयरपोर्ट की सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। एलेप्पो एयरपोर्ट पर भी इजरायल ने कई बार हमले किए हैं। तो आप देखिए एक तरफ गाजा का जो फ्रंट है यहां तो सीज फायर है, लेकिन सीरिया के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। तो 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल को चौतरफा घेरने के लिए ईरानी लड़ाके और हिजबुल्लाह के समर्थक सीरिया में इकट्ठा हो रहे हैं। अब इसको लेकर क्या जानकारी, इजरायल पर चौतरफा हमले की तैयारी। सीरिया में हिजबुल्लाह और मिलिशियाई लड़ाकों का जमावड़ा लगा हुआ है। 700 ईरानी समर्थक लड़ाके सीरिया में तैनात हैं। खबर यह है कि गोलान हाइट्स के पास लड़ाकों ने डेरा डाल रखा है। और क्या जानकारी, सीरिया से लगातार इजरायल पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायल के खिलाफ ईरान समर्थित देशों का
का जो गठबंधन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। गठबंधन में ईरान के साथ यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और फिलिस्तीन है, जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार चक्रव्यूह रचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर 4 दिनों के सीजफायर की मियाद आज देर रात खत्म होने वाली, यानी 24 घंटे के बाद इस जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो सकता है। इसमें सीधे तौर पर इजराइल से ईरान टकराएगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो पूरा अरब सुलगने लगेगा। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। अगर यह विस्फोट न्यूक्लियर सेंटर पर होता तो ईरान में भारी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। यानी अब बारी ईरान के पलटवार की, और ईरान धमकी दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी साजिश रची गई तो वो पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। जैसे सुलगा गाजा वैसे चलेगा ईरान। जैसे वेस्ट बैंक में बरस रहे बम वैसे तेहरान में गिरेंगे बम। जैसे मिसाइल से लेबनान वैसे ईरान में मचेगा कोहराम। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। गाजा युद्ध विराम से 2 दिन पहले ईरान में बड़ा विस्फोट। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद ईरान में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, अमेरिका या इजराइल? इजराइल को डर है कि सीजफायर खत्म होते ही ईरान हमला कर सकता है, इसलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। जबकि अमेरिका को शक है कि ईरान धमकाने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे सबक सिखाना चाहता है। हालांकि ऐसी कई वजहें हैं जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरफ इशारा करती। पहली वजह, गाजा युद्ध का अंत ईरान फिलिस्तीन की स्थापना से करना चाहता है। दूसरी वजह, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरी वजह, इजराइल को शक है कि 7 दिन में ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है। चौथी वजह, यूएम एटॉमिक एजेंसी भी ईरान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। और पांचवी वजह, सीज फायर के बाद ईरान युद्ध में हमास के साथ उतर सकता है। इजराइल ये बार बार कहता रहा है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों के पीछे ईरान है, नहीं तो इन संगठनों की इतनी हिमाकत नहीं जो इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हालेवी ने गाजा पर लगातार हमले की बात कही। जाहिर है इससे ईरान जरूर भड़केगा। इसी तरह का अंदेशा इजराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट ने भी जताया है। उन्होंने कहा है 2 दिन बाद सीज फायर खत्म हो रहा है
और सेना फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। इजराइल को खतरा है कि ईरान इस बार हमला कर सकता है, इसलिए इजराइल ईरान पर प्रिमिटिव स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का असर है या इसके पीछे अमेरिका है? अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करता रहा है, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया था। हालांकि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। सुलेमानी ड्रोन अटैक में मारे गए थे। दरअसल सुलेमानी ही वो ईरानी कमांडर था जो ईरान समर्थित जिहादी गुटों पर कंट्रोल रखता था। हमास, हिजबुल्लाह, हूजी और सीरिया, इराक में सक्रिय दूसरे संगठन सुलेमानी के इशारे पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स काफी कमजोर हुआ, लेकिन अब फिर से ईरान उसे मजबूत कर रहा है। यही वजह है एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहे हैं, IRGC की तरफ से हथियारों से लेकर फंडिंग तक की जा रही है। दूसरी तरफ सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। वो हर कीमत पर ईरान को जवाब देना चाहता है। हो सकता है न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी का इशारा हो। वैसे इसके पीछे कई और वजहें भी हैं। पहली वजह, अरब में अमेरिका के दबदबे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान बना हुआ है। दूसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अरब में अमेरिकी बेस पर 66 से ज्यादा हमले किए। तीसरी वजह है ईरान इजराइल की मदद करने पर अमेरिका पर भड़का हुआ है, युद्ध छेड़ने की धमकी दे चुका है। चौथी वजह है अमेरिका ईरान को कमजोर करके प्रॉक्सी संगठनों की ताकत कम करना चाहता है। पांचवी वजह है हमले से अमेरिका दिखाना चाहता है वो कभी भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक कर सकता है। यानी हमास इजराइल के बीच की जंग का दूसरा चैप्टर सीज फायर के बाद शुरू हो सकता है, जिसमें जंग सीधे तौर पर एक तरफ ईरान और उसके समर्थित जिहादी ग्रुप, जबकि सामने अमेरिका और इजराइल होंगे जो किसी भी कीमत पर ईरान को हावी नहीं होने देंगे, फिर चाहे ईरान में न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। और अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर है जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है जिसके पास कुछ घंटे पहले बड़ा विस्फोट भी हुआ। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया। 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं। आपको बता दें, ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है। 2006 में बनकर यह तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है और तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जहां पर यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सांगे 2005 से ऑपरेशनल है। यहाँ से सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला गया है। और इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है। हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया हुआ है, लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि ईरान यहाँ से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है। बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी चलाया जाता है। 2010 में रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है। चट्टानों के नीचे ये बना हुआ है। और इसी तरह नंताज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। ये अंडरग्राउंड प्लांट है जिससे अमेरिका के हमलों से भी बचाया जा सके। अब समझिए, अगर इनमें से एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हो जाता है,
अमेरिका या फिर इजराइल इसमें कामयाब हो जाते हैं तो रेडिएशन तेजी से फैलेगा, जिसमें न सिर्फ ईरान बल्कि अरब के दूसरे देशों में भी तबाही मचेगी। और उसके बाद वो आशंका सच साबित हो सकती है जिसके बारे में अमेरिका कहता रहा है, यानी ईरान एटमी हमले कर सकता है जिन्हें वो चोरी छिपे बनाता रहा है। वैसे भी ईरान की अमेरिका को धमकी इसी ओर इशारा करती है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की तरफ से कहा गया है, अमेरिका को खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर वो इजराइल का साथ देता रहा। यह साबित हो चुका है कि इजराइल ने बेकसूरों का खून बहाया है, इसकी सजा अमेरिका को भी मिलेगी। अमेरिका को धमकी देना इस बात का इशारा करता है कि ईरान बड़ी ताकत बन चुका है जिसमें एटमी हथियार भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका को एक और झटका लगा है। यूएन एजेंसी IAEA ने ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसे पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया था। इससे पहले यूएन पर्यवेक्षकों की टीम को न्यूक्लियर रिएक्टर दौरे को भी ईरान ने मना कर दिया था। यानी ईरान के पास एटम बम होने का हवाला देकर अमेरिका के हमले करने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। लेकिन अमेरिका ने उसकी घेराबंदी करने के लिए विध्वंसक हथियारों और वॉरशिप की तैनाती की है जिससे ईरान को काबू में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूक्रेन में युद्ध का नतीजा निकला भी नहीं था कि इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। अब उधर पुतिन की चुनौती है तो इधर ईरान और उसके मददगार जैसे देश हैं। अमेरिका जानता है अरब में भी युद्ध भड़का तो अमेरिका की साख दांव पर लग जाएगी और यूक्रेन में अपने हथियारों का बड़ा स्टॉक खत्म करने के बाद अमेरिका बैकफुट पर है। युद्ध से दूरी बनाना मजबूरी बन चुकी है। अब बाइडेन ने गाजा में सीज फायर तो करा दिया लेकिन यूक्रेन में अभी भी जंग जारी है। ऐसे में अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की रणनीति पर काम कर रहा है। जाहिर है समझौता हुआ तो रूस की शर्तों पर ही यह समझौता संभव है। यूक्रेन में 1.5 साल से अधिक नॉन स्टॉप जंग और गाजा में 1.5 महीने बाद युद्ध का एक छोटा सा अल्पविराम। कितना बारूद जला, कितने हथियार नष्ट हुए, कितना नुकसान हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? गाजा में धमाके कब थमेंगे? यूक्रेन कब तक लड़ेगा? इसका अंदाजा किसी को नहीं। इजराइल हो या यूक्रेन, दोनों की ताकत और हौसले के पीछे है ये चेहरा। यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे होने के बाद से ही अमेरिका के लिए हथियारों की सप्लाई एक चुनौती बन गई। अब इजराइल भी अमेरिका से हर मोर्चे पर मदद की उम्मीद में है। मौजूदा दौर में अमेरिका को हथियार सप्लाई के रूट पर काम करना होगा। पहला यूक्रेन है तो अब तो नया रूट इजराइल को बनाना होगा। यही वजह है कि अमेरिका अब लड़ने की बजाय सुलह का रास्ता तलाशने लगा है। गाजा में सीज फायर इसका सबूत है और यूक्रेन में भी ऐसा कैसे मुमकिन है, इसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इजराइल की गिनती ताकतवर देशों में है, लेकिन गाजा पर बमबारी की शुरुआत के साथ ही अमेरिका से मदद की खेप भेजी गई। अमेरिका से इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई की गई। अमेरिका से कई कार्गो विमानों ने इजराइल के लिए उड़ान भरी।
भूमध्य सागर में अमेरिका को स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती करनी पड़ी। भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई। समंदर से लेकर जमीन तक अमेरिका ने तैयारी तो एक महायुद्ध की कर ली, लेकिन कोशिश सीज फायर की चलती रही और बाइडेन कामयाब भी हुए। अमेरिका की लगातार कोशिशों की वजह से ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने सीज फायर को इजराइल की हार बताया। अमेरिका के हालात दुनिया से छिपे नहीं रह गए। एक पूर्व अमेरिकी अफसर के मुताबिक अमेरिका हथियारों का स्टॉक कीव भेज चुका है। यूक्रेन को अभी और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका यूक्रेन की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं। इजराइल के लिए हथियार भेजना बेहद मुश्किल। यही वजह है कि अमेरिका और जर्मनी अब यूक्रेन में भी सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को रूस से बातचीत के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यूक्रेन के हालात देखिए, कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बर पा रहा। इलाकों के नाम भले ही बदल रहे हो, लेकिन अंजाम एक जैसा है। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। जीत की जल्दबाजी में यूक्रेन के कई इलाके खंडर में तब्दील कर दिए गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी हथियारों की कमी, तो वहीं रूस के पास अगले कई साल तक हथियारों की कमी नहीं होने वाली। किम जोंग ने अमेरिका को जख्म देने के लिए जिन हथियारों को बनाया है, अब वही हथियार पुतिन को मिलने वाले हैं। और पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में और अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ अपने बारूद का इस्तेमाल देखकर किम जोंग के दिल को सुकून तो जरूर मिलेगा, लेकिन रूस हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद भी करने वाला है। किम जोंग पुतिन को 24 तरह के हथियार देने वाले हैं। बारूद के बदले में रूस किम जोंग को अनाज देने वाला है। रूस नॉर्थ कोरिया को खाने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा। पुतिन को किम जोंग जंग का सामान देंगे, जिससे यूक्रेनी फोर्स और नाटो सेना की जान ली जा सके। बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों की सप्लाई करेंगे, जिसमें खाने का सामान, दवाएं और कई जरूरी चीजें होंगी। अमेरिका का एक और दुश्मन पुतिन की हर डिमांड पूरी करने में लगा है, और वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने रूस के लिए अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल रखा है। अब रूस और ईरान में फिर नए सिरे से डील हो रही है। रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई जारी है। ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। रूस बदले में ईरान को Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। रूस सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए रूस में भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। मिसाइलों की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। रूस की कंपनियों को एयर डिफेंस बनाने को कहा गया है। रूस की जमीन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ही पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन एक तरफ पुतिन की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के कहने पर ईरान अमेरिका को गाजा, सीरिया और इराक में उलझाने का इंतजाम कर चुका है। अमेरिका को इस प्लान की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को सीज फायर के लिए राजी कर लिया। यूक्रेन को भी समझौते के लिए मनाया जा रहा है। दोनों मोर्चे पर युद्ध खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर स्वीडिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस को यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा देकर
युद्ध खत्म करवाने की कोशिश में है, लेकिन जेलेंस्की इस डील के लिए तैयार नहीं। अब एक बार फिर इसी तर्ज पर समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 3 इलाके रूस को देने पर राजी करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए डोनेस्क, लुहांस्क और जेपोरीजिया जैसे इलाके रूस के हवाले किए जा सकते हैं। रूस अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने की मांग कर सकता है। रूस से सटा खार्किव का इलाका पोलैंड के करीब खमेलनित्स्की और ब्लैक सी की तरफ ओडेसा बफर जोन में आ सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका को यूक्रेन के साथ अरब में भी युद्ध लड़ना होगा, जो बहुत बड़े नुकसान की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।